नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। और बच्चों, मैं हूं आपके साथ आपकी विज्ञान अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो रिवीजन सीरीज है वो चल रही है और इसके जो कई सारे लेसन है, 5-6 लेसन है, वो मैं पहले ही आपके सामने बना चुकी हूँ, प्रस्तुत कर चुकी हूँ उन वीडियोस को। 35 नंबर के जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए उस तरह के प्रश्न है, सुमेलित कीजिए उस तरह के प्रश्न है और रिक्त स्थान है, इस तरह के प्रश्न पूछकर हमसे 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो अगर आपको ये याद रहेंगे तो आपको उत्तर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आपके बुक का अध्याय 7 और उसका नाम है जीवों में प्रजनन। यानी विभिन्न जीव जो होते हैं वो अपनी संतति कैसे बढ़ाते हैं, अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है पुष्प में नर जनन भाग है। तो पुंकेसर, जो आपके ऑप्शंस लिखे हुए हैं उन्हें आप, विकल्प जो लिखे हुए हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ के अगर आपने उन क्वेश्चंस को पढ़ रखा होगा, इस वीडियो को देख रखा होगा, तो आप तुरंत ही उसका जवाब दे देंगे। तो पुष्प में नर जनन भाग है पुंकेसर। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इष्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। माँ और भ्रूण के बीच सहचर्य कौन करता है? तो प्लेसेंटा, अपरा भी इसे कहा जाता है। तो प्लेसेंटा जो है वो माँ और भ्रूण के बीच सहचर्य का कार्य करता है। पोषक पदार्थ हैं और जो बहुत सा ऑक्सीजन है और जो बहुत सारी उपयोगी चीजें हैं वो प्लेसेंटा बच्चे को प्रदान करता है, भ्रूण को प्रदान करता है। और भ्रूण से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं उन्हें वो माता के शरीर में डालने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है किसी पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होना, ये क्या कहलाता है? तो ये स्वपरागण कहलाता है। अधिकतर पौधों में स्वपरागण के द्वारा बीज निर्माण की क्रिया या लैंगिक जनन संपन्न होता है, जबकि बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं जिनमें पर परागण के द्वारा लैंगिक जनन संपन्न होता है। पर परागण का मतलब एक पुष्प का वर्तिकाग्र और दूसरे पुष्प के नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित हैं। तो यौनारंभ से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन संबंधित हैं। आप जानते हैं ये नर लैंगिक हार्मोन है जो कि पुरुष में शुक्राणु निर्माण को और साथ ही द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण जो प्रकट होते हैं पुरुषों में, उनको ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। लैंगिक संचरित रोग का उदाहरण नहीं है। बच्चों, क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, ऐसे नहीं कि कौन सा है और ये पढ़ के फर्स्ट पे आप उसका निशान लगा दें, क्योंकि फर्स्ट भी है में उसका आंसर हो सकता है। हमारा क्वेश्चन है कि लैंगिक संचरित रोग का उदाहरण नहीं है। तो नहीं है में जो तीनों आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए। तो कालाजार जो है वो लैंगिक संचरित रोग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका की संख्या होती है। तो अंड कोशिका की संख्या 1 होती है। मनुष्य शरीर में गर्भावधि है 270 दिन। अगर महीनों की बात की जाए तो 9 महीने और लगभग 10 दिन जो होते हैं वो मनुष्य में गर्भावधि मानी जाती है। इसी को यदि दिनों में कहें हम तो 270 दिन मनुष्य शरीर में गर्भावधि है। ब्रायोफिल्म के पौधे में कायिक जनन होता है। तो पत्ती के द्वारा ब्रायोफिल्म में कायिक जनन होता है। प्रत्येक जो खांच होती है उस पर सुप्त कलिका होती है और जैसे ही उसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, प्रत्येक खांच यदि वो कट भी जाए, किसी वजह से टूट भी जाए, टुकड़ों में टूट जाए, तो भी उसका जो प्रत्येक भाग होता है वो कायिक जनन की क्षमता रखता है, नया पौधा बनाने की क्षमता रखता है। ऊतक संवर्धन द्वारा बने कोशिका समूह को कहते हैं तो कैलस। बहुत सारे सजावटी पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जिनका प्रकृति में उनकी जो संतति वृद्धि है वो नहीं हो पाती, या फिर हम कहें कि जो बिना बीज वाले जो पौधे होते हैं, जो बीज पैदा करने की क्षमता खो चुके हैं, ऐसे वाले पौधों को उगाने के लिए प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और ऊतक संवर्धन के द्वारा इन पौधों को बनाया जा रहा है कृत्रिम रूप से। तो उस ऊतक संवर्धन में जो ऊतकों का जो समूह बनता है उसे क्या कहा जाता है? कैलस कहा जाता है। महिलाओं में कोपर्टी स्थापित की जाती है। तो गर्भाशय में महिलाओं में कोपर्टी स्थापित की जाती है। इससे कॉपर आयन निकलते हैं और वो कॉपर आयन अंड को और शुक्राणु को मिलने नहीं देते, इस वजह से गर्भधारण जो है वो नहीं होता। उभय
पुष्प का उदाहरण है तो सरसों। उभयलिंगी पुष्प का मतलब समझ गए होंगे, दोनों ही लिंग यानी नर भी और मादा भी दोनों ही तरह के लिंग एक ही पुष्प में पाए जा रहे हैं तो वो पुष्प उभयलिंगी पुष्प कहलाएगा और सरसों में उभयलिंगी पुष्प होता है। बीज का निर्माण किस संरचना में होता है तो बीजांड में बीज का निर्माण होता है। बीज निर्माण की क्षमता खो चुके पौधों में जनन की सर्वोत्तम विधि है तो कायिक जनन ऐसे पौधों में जनन की सर्वोत्तम विधि है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कहलाती है तो लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर किसी निश्चित क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होगी वो लिंग अनुपात कहलाएगी। निषेचन के बाद युग्मनज कहाँ स्थापित होता है तो निषेचन के बाद युग्मनज जो होता है वो गर्भाशय में आकर के स्थापित होता है और फिर वहीं पर प्लेसेंटा के द्वारा वो माता के शरीर से जुड़ता है और 9 महीने उस प्लेसेंटा के द्वारा ही आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान माँ के द्वारा भ्रूण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निषेचन के पश्चात निषेचित अंड कहाँ स्थापित हो जाता है तो गर्भाशय में जाकर निषेचित अंड जो होता है युग्मनज जो होता है वो गर्भाशय में जाकर स्थापित हो जाता है। एड्स का पूरा नाम बताइए, यह क्वेश्चन आपसे अधिकतर बार पूछा गया है तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि किसकी वजह से होता है HIV वायरस के कारण होता है। तो कई बार आपसे HIV वायरस का भी पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसके कारण ये HIV रोग होता है जो कि एक लैंगिक संचरित रोग है। नर युग्मक गतिशील जनन कोशिका होते हैं। जो युग्मक होते हैं वो मादा युग्मक और नर युग्मक, तो उनमें से जो नर युग्मक होता है वो गतिशील कोशिका होता है। मानव में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है तो मानव में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। लैंगिक संचरित रोगों में जीवाणु जनित रोगों के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं तो 2 जीवाणु जनित रोग हैं गोनोरिया और सिफिलिस, और इसी प्रकार वायरस जनित रोग जो आपसे पूछे जाते हैं उनका नाम है मस्सा व एड्स। स्त्री की योनि से हर माह रुधिर व म्यूकस स्राव होता है, इसे ऋतुस्राव कहा जाता है और इसकी अवधि जो होती है वो 28 से 30 दिनों के अंदर होती है। जो पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं उनको उगाने की जो सर्वोत्तम विधि है वो है कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट है नर तथा मादा युग्मक से बनी संरचना युग्मनज कहलाती है, जायगोट कहलाती है। अपरा का एक कार्य, अपरा को प्लेसेंटा भी कहते हैं, जो कि माता और भ्रूण को जब जो युग्मनज है वो गर्भाशय में आकर स्थापित हो जाता है तो उसे माता के शरीर से आवश्यक पदार्थों के लेन देन की आवश्यकता होती है तो तब वहां पर अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण होता है और ये क्या करता है कि माता तथा भ्रूण के बीच आवश्यक पोषक पदार्थों व उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है मानव में वृषण कोश कहाँ पर स्थित होते हैं तो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। जनन कोशिका अंड में भोजन का भंडार संचित होता है। जब तक वो बनने वाला युग्मनज जायगोट है वो आकर के और गर्भाशय में स्थापित नहीं हो जाता और प्लेसेंटा नहीं बन जाता माता और भ्रूण के आदान प्रदान के लिए, तब तक वो जो अंड कोशिका में भोजन संग्रहित रहेगा वही तो उसका को कोशिका विभाजन में और अन्य कार्यों में मदद करेगा। तो अन्न भोजन का जो भंडार संचित होता है वो किस में होता है अंड कोशिका में होता है। जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाला जीव है प्लाज्मोडियम। फिर है कायिक प्रवर्धन से सभी उत्पन्न सभी जो संतति पौधे होते हैं वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक पौधे के समान होते हैं। एक लिंगी पुष्प के 2 उदाहरण हैं पपीता और तरबूज। एक लिंगी पुष्प का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चों कि जिन पौधों में केवल एक ही लिंग या तो नर लिंग पाया जाए या मादा पाए जाए, यानी वो या तो नर पौधे हों या फिर वो मादा पौधे हों, तो ऐसे वाले जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है पपीता और तरबूज। अंडाशय से स्रावित हार्मोन्स के नाम है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। तो ये मादा अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं और ये दोनों प्रकार के जो मादा हार्मोन स्रावित होंगे
वो महिलाओं में द्वितीयक गुण लैंगिक लक्षणों के विकास में सहयोग करेंगे, साथ ही अंड निर्माण को भी ये नियंत्रित करेंगे और समय समय पर स्त्रियों में जो परिवर्तन होते रहते हैं उन लक्षणों को भी ये जो है वो नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार से ये तो हुई मादा की बात। इसी प्रकार से नर में, नर जनन तंत्र में वृषण होता है। वो जो नर हार्मोन स्रावित करता है उसका नाम है, आप सभी जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन पुरुष में द्वितीयक गुण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, साथ ही ये शुक्राणु निर्माण का कार्य भी करता है। याद रखिएगा बच्चों, ये तीनों हार्मोन्स आपको बहुत, और हार्मोन्स और इनके कार्य ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फिर है मानव संतान लड़का होने पर लिंग गुणसूत्र क्या होगा? तो लिंग गुणसूत्र होगा XY। जब हमने पाठ पढ़ा था तो उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि और तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो तो अलिंग गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं और वो हमारे शरीर के सारे लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। लेकिन एक जोड़ी जो गुणसूत्र का होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। महिलाओं में ये एक्स प्रकार का होता है, दोनों ही एक्स समान होते हैं तो एक्स प्रकार का होता है, जबकि पुरुषों में ये जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY प्रकार का होता है और ये लिंग निर्धारण का कार्य करता है कि जो संतति होगी वो पुरुष के रूप में, नर के रूप में जन्म लेगी या मादा के रूप में जन्म लेगी। तो अगर लड़का है तो लिंग गुणसूत्र होंगे XY और अगर यदि लड़की होगी तो लिंग गुणसूत्र होगा XX। जनन में होने वाली जो विभिन्नताएं हैं वो जैव विकास का आधार होती हैं। स्त्रियों में निषेचन कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके अलावा निषेचन और कहीं भी नहीं होता मादाओं में। आवृत बीजी जिन्हें एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, तो इनके जो जननांग होते हैं वो पुष्प में अवस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए के ही बने होते हैं। इसके बाद है बीजाणु के चारों ओर पाई जाने वाली जो भित्ति होती है, मोटी भित्ति, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा का कार्य करती है और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब ये भित्ति फट जाती है और बीज जो है वो अंकुरित हो जाता है। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो मध्य ऊपर तो वर्तिकाग्र, आपको संरचना पता होगी, हमने पढ़ा था। और अगर बीच में आप कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं तो फटाफट से वो वाला वीडियो जो है, इस पाठ से संबंधित वीडियो आप निकाल करके देख लीजिए। तो ऊपर वर्तिकाग्र होता है, फिर मध्य वाली जो संरचना होती है वो वर्तिका कहलाती है। ठीक है। अब सुमेलित करने वाले आपके जो क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने सही सुमेलित कर रखा है। आपके क्वेश्चन इधर उधर आ जाते हैं और इनको सुमेलित करने को आपसे कहा जाता है, तो आपको सुमेलित करना है। और रिक्त स्थानों के रूप में भी आपसे ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। मुकुलन, जो ये सभी जो हैं वो अलैंगिक जनन के प्रकार हैं और यहाँ पर जीवों के उदाहरण लिखे हुए हैं कि किन किन जीवों में ये इस प्रकार का जो कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए, मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। आपसे रिक्त स्थान के रूप में भी ये पूछा जा सकता है। द्विखंडन जो होता है अमीबा और प्लेनेरिया में होता है। बहुखंडन जो होता है प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम आप सभी जानते हैं बच्चों कि मलेरिया का जो कारक है वो प्लाज्मोडियम ही है। बीजाणु, किसके बीजाणुओं के द्वारा किसमें जनन होता है कायिक जन्म? तो कवकों, जिसमें राइजोपस एक उदाहरण है, उनके अंदर बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। इसी प्रकार से जो मनुष्य शरीर में ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों को लिख के उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम लिख के आपको सुमेलित करवाया जा सकता है और उनके कार्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो बहुत सारे हार्मोन स्रावित करती है, लेकिन मेनली जो हार्मोन होता है वो वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहलाता है और ये मनुष्य की लंबाई को नियंत्रित करता है। यदि वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है तो मनुष्य जो है वो काफी लंबा हो जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन को आप देखते हैं।
और इसी प्रकार से यदि पीयूष ग्रंथि द्वारा कम हार्मोन स्रावित किया जा रहा है तो मनुष्य जो है वो बौना ही रह जाता है, उसकी लंबाई जो है वो औसत लंबाई तक भी नहीं पहुंचती। सेकंड है थायराइड ग्रंथि। ये हमारे गले में स्थित होती है, एच के आकार की होती है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये आपके शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसको अपना ये हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर ये कम हार्मोन बना रही है तो गलगंड रोग जो होता है, गोइटर रोग जो होता है वो हो जाता है और उसके अंदर गला सूज करके लटक जाता है और इसी प्रकार से इसकी कमी की वजह से ही घेघा रोग हो जाता है, जिसमें आंखें जो है वो बाहर की तरफ निकल आती हैं। तो हम अपने भोजन में आयोडीन प्रचुर मात्रा में लें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा ताकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो हमारे पर्याप्त मात्रा में बन सके। नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि। इससे भी काफी सारे हार्मोन से स्रावित होते हैं, लेकिन मेनली जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन जो है वो शर्करा में रक्त के स्तर को बनाए रखने का काम करता है। यदि इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित हो तो शर्करा जो है वो मूत्र के द्वारा बाहर आने लग जाती है और इसे डायबिटीज रोग कहा जाता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनलिन हार्मोन फियर या फ्लाइट हार्मोन, करो भागो या करो, ये हार्मोन भी इसको कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि संकटकालीन परिस्थितियों के लिए हमें क्या करना है, भागना है या लड़ना है, उसके लिए ये हार्मोन हमें तैयार करता है। फियर या फ्लाइट हार्मोन इसे कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को। नेक्स्ट हार्मोन आ जाता है वृषण, जो कि टेस्टोस्टेरोन नामक लिंग हार्मोन स्रावित करता है और ये नर में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों के लिए और शुक्राणु निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अंडाशय ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जिनके कार्य में अभी आपको बता चुकी हूँ कि अंड निर्माण करना और मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना, ये इसके मेन कार्य होते हैं। तो ये जो सुमेलित करने वाले दोनों क्वेश्चन हैं वो आपसे रिक्त स्थानों के रूप में या एक शब्द के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। जिस भी तरह से पूछे जाएं हमने आपको तैयार कर दिया है, उस तरह से आप अपना आंसर दे दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इन ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी लैंग्वेज किसी भी प्रकार से बदल दी जाए, किसी भी रूप में, बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में, एक शब्द के रूप में, एक लाइन के रूप में, एक पंक्ति में उत्तर दीजिए, किसी भी रूप से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएं, आप उस हर बात के लिए, उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, ये इस पाठ के क्वेश्चंस थे, प्रमुख क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं। 35 नंबर के ये प्रश्न आते हैं। तो ये जो जीवों में प्रजनन वाला लेसन था, हम यहीं पर इसके इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, साथ में पढ़ते भी रहिए। और क्या करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके जो साथी हैं, हमारे राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले जो सभी बच्चे हैं, वो इन सभी कहीं पर भी बैठे हों, चाहे उनके पास में नेट की सुविधा है या नहीं है, चाहे वो किसी कारणवश स्कूल नहीं गए हैं, किसी भी कोई भी कारण से वो अपने अंक लाने में, बोर्ड एग्जाम्स में अंक लाने में वो पीछे न रहें, इसलिए आपको इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करना है, उन लोगों तक पहुंचाना है। तो बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, साथ ही पढ़ते रहिए। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद।